चलिए ध्यान दिया जाए, आगे बढ़े हम लोग। देखा जाए, हम लोग को यहां से बताया जा रहा है कि विलायक तथा विलय के भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। हम लोग विलयन का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, नहीं तो विलयन के वर्गीकरण में आपको बहुत सारा वर्गीकरण पढ़ाया गया, जैसे कणों की संख्या के आधार पर द्विअंगी, त्रिअंगी, नहीं चतुर्थंगी, बहुअंगी पढ़ाया गया। नहीं तो अवयवी कणों के संख्या के आधार पर विलयन का वर्गीकरण हम लोग किए थे। इसके अलावा आपको हम बताए थे विलायक की प्रकृति के आधार पर, जिसमें हम लोग जलीय विलयन और अजलीय विलयन पढ़े थे, ये भी हम पढ़ाए थे आपको। इसके अलावा विलय की मात्रा के आधार पर भी पढ़ाए थे, जिसमें हम आपको पढ़ाए थे सांद्र विलयन और तनु विलयन, ये भी पढ़ा दिए थे। इसके बाद विलयता के आधार पर भी विलयन को 3 भागों में बांटा गया था, जिसको हम बता दिए थे, नहीं असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन, इतना पढ़ाए थे, ये हम लोग पढ़ चुके थे। अब भौतिक अवस्था के आधार पर, नहीं हम लोग को देखा जाए तो विलायक और विलय के भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन का वर्गीकरण किया गया है। भौतिक अवस्था का मतलब, नहीं हो सकता है कि विलायक जो है वो द्रव्य हो, विलय जो हो ठोस हो, नहीं तो उससे बने विलयन का क्या एग्जाम्पल है और वैसे विलयन को क्या कहेंगे, बस में रहा है। हो सकता है कि विलायक भी द्रव्य हो और विलय भी क्या हो, द्रव्य हो, तो उस विलयन को क्या कहेंगे और उसका उदाहरण क्या होगा, नहीं यानी भौतिक अवस्था के आधार पर भी विलयन का वर्गीकरण किया गया है। किसका भौतिक अवस्था, विलायक और विलय, नहीं तो विलायक और विलय के भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों का वर्गीकरण हम लोग को पढ़ना है, वही टॉपिक हम लोग को बताया गया। नहीं तो देखो लिखा हुआ है विलायक तथा विलय के भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। तो अगर भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण किया जाए तो विलयन को पहले 3 भागों में बांटा गया। कितने भाग में, 3 भाग में। एक लिखा गया द्रवीय विलयन, जिसको इंग्लिश में कह रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशन, नहीं एक आपका है ठोस विलयन, जिसको हम लोग कह रहे हैं सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। एक आपका है गैसीय विलयन, जिसको बोल रहे हैं गैसियस सॉल्यूशन। बोलो दिक्कत है, नहीं तो हम लोग को ध्यान रखना है कि 3 तरह के विलयन हम लोग के यहाँ पर हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर हम द्रवीय विलयन की बात करते हैं, नहीं ध्यान सुनना है, अगर हम बात करते हैं द्रवीय विलयन की तो कंफर्म है कि विलायक द्रव्य होगा। विलायक क्या होगा, द्रव्य होगा। ध्यान रखना है, जब भी कोई बोल रहा है द्रवीय विलयन तो कंफर्म क्या है कि विलायक उसमें क्या होगा, द्रव्य होगा। अब उसमें विलय ठोस भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है और द्रव्य भी हो सकता है, ध्यान रखना है। सेम एज अगर हम ठोस विलयन की बात करते हैं तो कंफर्म है कि विलायक ठोस होगा। याद आ रहा है, हम लोग पिछले क्लास में आपको पढ़ाए थे कि विलायक की भौतिक अवस्था और विलयन की भौतिक अवस्था समान होती है ना। नहीं तो जब भी हम कह रहे हैं द्रवीय विलयन, अच्छा विलयन द्रव्य अवस्था में है, इसका मतलब जरूर विलायक भी द्रव्य होगा। नहीं हम बोल रहे हैं ठोस विलयन, अच्छा ठोस विलयन यानी विलयन का अवस्था ठोस है, अच्छा तो विलायक भी निश्चित रूप से ठोस होगा, बस में आ रहा है। अगर हम बोल रहे हैं गैसीय विलयन तो गैसीय विलयन का मतलब हुआ अच्छा विलयन गैसीय अवस्था में है, इसका मतलब हुआ विलायक जरूर गैस रहा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है, तो ये बात हम लोग को ध्यान रखनी होगी। तो भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन का 3 वर्गीकरण किया गया है, द्रवीय विलयन, ठोस विलयन और गैसीय विलयन। चलो ध्यान देते हैं, द्रवीय विलयन के बारे में पहले पढ़ाया गया, नहीं यानी लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में पहले पढ़ाया गया। तो लिक्विड सॉल्यूशन में कंफर्म क्या है कि विलायक क्या होगा, द्रव्य होगा, ये कंफर्म है कि विलायक द्रव्य होगा। चलो भाई, अब विलायक देख लो, हम यहाँ विलायक लिखे हैं, नहीं और विलायक के पास तुम देख लो हमेशा द्रव्य 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 ही लिखे हैं, लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, लिखे हैं। नहीं लेकिन विलय चेंज कर सकता है, विलय के जगह पर ठोस सकता है, द्रव्य हो सकता है और गैस सकता है, हो सकता है ना। नहीं तो अगर कोई बोलता है कि भाई ठीक है द्रवीय विलयन कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के। नहीं द्रव्य विलयन कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के। नहीं द्रव्य में ठोस, द्रव्य में द्रव्य और द्रव्य में गैस, हो सकता है कि नहीं, ध्यान रखना है। तो 3 तरीके से हम लोग को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया। चलो अब जैसे एग्जाम्पल आप नॉर्मली जानते हो, ये सब एग्जाम्पल कोई बोलता है कि द्रव्य में ठोस, नहीं द्रव्य में ठोस विलयन का एग्जाम्पल बताओ, नहीं तो द्रव्य में ठोस यानी द्रव्य की मात्रा ज्यादा और ठोस की मात्रा कम, तो बहुत सारा एग्जाम्पल है। नहीं द्रव्य में यानी कि पानी में नमक, पानी में चीनी, पानी में ग्लूकोज, पानी में यूरिया, ये सब एग्जाम्पल नहीं है। नहीं तो कोई भी आप द्रव्य ले लीजिए, नहीं और उस द्रव्य में क्या डाल दीजिए, कोई ठोस पदार्थ डाल दीजिए, ठीक है, तो वो क्या चीज का एग्जाम्पल हो जाएगा,
द्रव्य विलयन का, यानी कि द्रव्य में ठोस विलयन का एग्जाम्पल हो जाएगा, बोल सकते हैं। चलो यहां देखो, अब द्रव्य में क्या है, द्रव्य में द्रव्य नहीं, तो बेस्ट एग्जाम्पल तो हम बार बार बोलबे करते हैं, नहीं बहुत जो पीने वाला है उसके लिए अल्कोहल में वाटर, आज तो नहीं नया पीने वाला है वाटर में अल्कोहल, नहीं बोल सकते हैं। दूध में पानी नहीं है, पानी में दूध, देखिए ये सब बहुत लोगों को बुरा लग जाएगा, नहीं ध्यान दिया जाए इसमें, बहुत लोग ऐसे होंगे जो राय जी होंगे, नहीं चलिए ध्यान दीजिए। अगला हम लोग को आया द्रव्य में द्रव्य, तो द्रव्य में द्रव्य क्या बोलेंगे, अल्कोहल और वाटर, ध्यान रखना है अल्कोहल और वाटर इसके एग्जाम्पल जाएंगे, क्योंकि अल्कोहल भी द्रव्य है और वाटर भी क्या है, द्रव्य है, जानते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल आपका पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ध्यान रखना है, नहीं आपसे सिंपल ऑब्जेक्टिव में इसका एग्जाम्पल पूछता है तो एग्जाम्पल आप बता सकते हो, नॉर्मल लाइफ से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल है। फिर चलो द्रव्य के अंदर क्या आ गया, गैस, नहीं यानी द्रव्य में गैस घुला हुआ हो, तो एग्जाम्पल कौन है, कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा वाटर, नहीं जो कोल्ड ड्रिंक्स होता है उसमें पानी के अंदर CO2 गैस घुलाया जाता है, ध्यान रखना है, या सोडा वाटर भी जो होता है उसमें भी पानी के अंदर CO2 गैस घुलाया रहता है, ध्यान रखना है, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक्स जो होता है उसमें थोड़ा और भी टेस्ट के लिए और अदर केमिकल्स भी ऐड किए जाते हैं, लेकिन जो सोडा वाटर होता है वो प्योर होता है, सोडा वाटर में प्योर पानी और पानी में CO2 गैस सिर्फ घुला रहता है, नहीं लेकिन जो कोल्ड ड्रिंक्स होता है उसमें टेस्ट के लिए कुछ स्वीटनर भी ऐड किया जाता है, कलर्स भी ऐड किया जाता है, कुछ और केमिकल्स यूज किए जाते हैं, बात समझ में आ रहा है, नहीं लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स का भी मेन कंपोनेंट क्या है, पानी में CO2, ध्यान रहेगा, नहीं तो पानी क्या हो गया, द्रव्य, और CO2 क्या हो गया, गैस, तो इन सब के एग्जाम्पल भारी हैं, याद रहेगा ना, बहुत सिंपल है। चलिए अगले पे आ जाइए, अगला हम लोग को लिखा है ठोस विलयन, तो ठोस विलयन तो इसमें कन्फर्म है, अच्छा ठोस विलयन यानी विलायक ठोस होगा, यानी ठोस की मात्रा ज्यादा, यानी ठोस ही दिखेगा, नहीं द्रव्य नहीं दिखेगा, गैस नहीं दिखेगा, ठोस ही दिखेगा, नहीं तो चलो देख लो, इसमें भी देख लो, विलायक के जगह पर हम ठोस 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 ही लिखे हैं ना, नहीं अब देखो ठोस में क्या आ गया, ठोस, नहीं तो ठोस में ठोस एग्जाम्पल क्या है, मिश्र धातु LY, ध्यान रखना है, नहीं नॉर्मल लाइफ में आजकल हम लोग जो भी चीज यूज करते हैं वो क्या है, LY ही है, नहीं जैसे नॉर्मली एग्जाम्पल ले लो, सोना, सोना हम लोग बोलते हैं तो सोना में नहीं आता है हम लोग को 22 कैरेट 18 कैरेट, नहीं तो जो भी आपका सोना होता है उस सोना में क्या होता है, सोने के पार्टिकल्स के साथ कॉपर के पार्टिकल्स को मिक्स किया जाता है, बस में आ रहा है, सोने के पार्टिकल्स के साथ कॉपर के पार्टिकल को मिक्स किया जाता है सोना को हार्ड करने के लिए। प्योर सोना जो होता है वो बहुत ज्यादा मेलिएबल होता है, ध्यान रखना है, वो बहुत मुलायम होता है, बस में आ रहा है, तो उसको हार्ड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें कॉपर मिक्स करते हैं, नहीं तो ये क्या हो गया, सोना भी ठोस है और कॉपर भी क्या है, ठोस है, तो ठोस में ठोस को मिक्स किया जाता है, मिक्स करने का तरीका क्या होता है, तरीका यह है कि सोने को भी पिघलाया जाता है और कॉपर को भी पिघलाया जाता है, पिघला के दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, फिर उनको ठंडा कर दिया जाता है तो वो सॉलिड स्टेट में बदल जाते हैं, बस में आ रहा है, तो उससे जो आपका सॉलिड बनता है वो स्ट्रांग बनता है, ध्यान रहेगा। तो एक नॉर्मल एग्जांपल है LY, मिश्र धातु यानी कि बहुत सारे धातुओं का होमोजीनियस मिक्सचर, नहीं होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स, ध्यान रखना है, दो या दो ज्यादा धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, दिक्कत है, ध्यान रखना है। चलिए ठोस में द्रव्य, नहीं तो ठोस में द्रव्य पनीर, नहीं जेली, दही भी सही है, गलत नहीं है भाई, ध्यान रखना है, नहीं तो पनीर जेली जैम सब जानते हैं ना आप लोग, नहीं हम लोग जैम नहीं खाते हैं तो ब्रेड पे निकाल के लगाते हैं, नहीं या नॉर्मली जो आप पेस्ट यूज करते हैं, नहीं उसमें भी ठोस की मात्रा क्या है, ज्यादा और द्रव्य की मात्रा क्या है, कम, ध्यान रखना है, तो ये सब इसके नॉर्मल एग्जांपल हैं। चलो अगला आ गया, ठोस के अंदर गैस छुपा हुआ हो, ठोस के अंदर क्या छुपा हुआ हो, गैस, तो ठोस के अंदर गैस छुपा हुआ हो, इसका एग्जांपल सोचते तो जैसे नॉर्मली आपके हर एक के घर में कहीं ना कहीं गद्दा होता है, नहीं गद्दा जो होता है वो स्पॉन्ज से बना होता है, नहीं उस स्पॉन्ज को ध्यान से देखिएगा तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र बने रहते हैं और उस छिद्र में गैस भरे होते हैं, क्या भरे होते हैं, गैस भरे होते हैं, तो आपका जो स्पॉन्ज है वो एक्चुअली बना किस चीज से है, ठोस से, और उसमें भरा हुआ कौन चीज है, गैस, नहीं और हर जगह बराबर मात्रा में भरा हुआ है, नहीं तो ठोस के अंदर गैस छुपा हुआ है, बस में आ रहा है, तो स्पॉन्जी सबस्टांस इसके एग्जाम्पल सकते हैं। अब स्पॉन्जी सबस्टांस का मतलब स्पॉन्ज वाला रसगुल्ला नहीं,
उसमें तो ठोस में द्रव्य छुपा रहता है। बात समझ में आ रहा है? ये नहीं कि सर स्पॉन्जी सब्सटेंस बोल रहे हैं तो स्पॉन्ज वाला रसगुल्ला, वो नहीं। चलिए दूसरा बात ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री में, तो आपको पढ़ाया जाएगा कि प्लैटिनम धातु जो होता है, प्लैटिनम धातु, नहीं आप याद किए होंगे निकाह पढ़े पंडित, नहीं डिस्को में, बस में आ रहा है। तो ये जो हम लोग पढ़ते हैं 8वीं थर्ड का ये है, बस में आ रहा है। तो 8वीं थर्ड में जो आपका आता है NiPd हम लोग का आता है, नहीं पीडी और पीटी। तो पीडी जो है आपका प्लैटिनम या प्लैटिनम, इनकी खासियत क्या होती है कि अपने सतह पर हाइड्रोजन गैसेस को चिपका लेते हैं। तो प्लैटिनम या प्लैटिनम धातु है, तो धातु ठोस होते हैं, धातु क्या होते हैं? ठोस, और वो हाइड्रोजन गैस को अपने सतह पर चिपका लेते हैं। तो हाइड्रोजन क्या है? गैस, नहीं। तो ये भी एग्जाम्पल है, प्लैटिनम के सतह पर हाइड्रोजन गैस का चिपकना, ये भी ठोस में गैस का एग्जाम्पल है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस एग्जाम्पल को भी ध्यान रखना है। चलो, तो इतना में दिक्कत है किसी को? बता सकते हैं? तो अब ये सब एग्जाम्पल याद चाहिए, ध्यान रखना है। यानी कल पूछा जाएगा आपसे ठोस में ठोस का एग्जाम्पल बताओ, नहीं ठोस में गैस का एग्जाम्पल बताओ, तो आपको फटाफट बताने आना चाहिए। जहां दिक्कत हो वहां बोलिएगा। आए नहीं, और भी बहुत सारे गैस चिपकते हैं। अलग अलग गैसों के चिपकने का टेंडेंसी अलग अलग होता है। जैसे देख रहे हैं हम पढ़ाई फेंकते हैं सबके लिए, लेकिन किसी को ज्यादा चिपकता है, किसी को तो कम चिपकता है, नहीं तो वो अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। नहीं तो हाइड्रोजन गैस के अलावा और भी गैसेज आप फ्लो करवाइएगा ना, तो और सब गैसेज फ्लो करेंगे और उस पर चिपकेंगे भी, लेकिन हाइड्रोजन गैस के प्रति उसका आकर्षण बल ज्यादा होता है, इसीलिए उसी की बात की जाती है। नहीं, अब इस क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी हैं, लेकिन जिनका आकर्षण बल ज्यादा है, जिनका टेस्ट लिया जाए, हमेशा रिजल्ट अच्छा आता रहे, हमेशा रैंक 1 आते रहेंगे, तो क्लास में हमेशा उनकी चर्चा बनी रहती है। बस में रहा है। तो प्लैटिनम के सरफेस पे और भी गैसें चिपक सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन गैस के चिपकने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, इसीलिए उसी की चर्चा करते हैं। ठीक है, किसी को दिक्कत? किसमें? नहीं, हम पहले ही बोलते ना, जो भी विलयन बनेगा उसमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, ध्यान रखना है। जब भी विलयन का निर्माण होगा तो ये भौतिकली बोल रहे हैं, फिजिकली, उसी को कहते हैं भौतिक रूप से एक दूसरे के, नहीं भौतिकली बोलना गलत है, फिजिकली, ये फिजिकली कांटेक्ट में आते हैं। नहीं, केमिकली कांटेक्ट का मतलब होता है ना, रासायनिक रूप से कांटेक्ट आने का मतलब कि कुछ नया बन जाना, नहीं, और अपने गुणों को पूर्णतः खो देना। जैसे हम बोले थे सोडियम और क्लोरीन के बीच में अभिक्रिया होता है, तो वो विलयन नहीं है, बस मेरा ये रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, और पानी में चीनी का मिलना, तो पानी का भी गुण आपको दिखाई देता है और चीनी का भी मिठास आपको महसूस होता है, तो ये विलयन है। नहीं तो ये भौतिक रूप से कांटेक्ट आना होता है, एक दूसरे से दोनों आकर्षित हैं, लेकिन दोनों मिलके ऐसा नहीं है कि कुछ यूनिक बना दिए, दोनों का प्रॉपर्टी रहता है। बस में रहे। चलो, अब हम लोग आ जाए गैसीय विलयन पर। गैसीय विलयन का मतलब जब विलायक आपका निश्चित रूप से गैस हो, ध्यान रखना है, यानी विलायक गैस की मात्रा ज्यादा हो और बाकी कणों की मात्रा कम हो। नहीं तो देख लो, विलायक में हमेशा गैस 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 ही लिखा गया है। नहीं, अब गैस के अंदर भी ठोस सकता है, गैस के अंदर द्रव्य हो सकता है, और गैस के अंदर गैस सकता है। नहीं तो चलो भाई, पहला दिया है गैस के अंदर ठोस रहे, नहीं तो गैस के अंदर ठोस, तो उसका एग्जाम्पल दिया गया हवा में उपस्थित धूलकण। नहीं तो धूलकण से ज्यादा अच्छा होता है बोलना कोलाइडी कण। नहीं, जैसे हवा में हमेशा कोलाइडी कण उपस्थित रहते हैं, अगर हवा में कोलाइडी कण उपस्थित नहीं रहे तो हम आपको नहीं देख सकते हैं, आप हमको नहीं देख सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? हम लोग के आंख के पास अपना रोशनी नहीं है, नहीं अपना ऐसा कोई लाइट नहीं है कि रात को नहीं दिख रहा है तो तनी बटन टिप दिए, आंख चमकने लगा, में से रोशनी फेंकने लगा, हम लोग को लौकने लगा। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। दिन में स्विच रहता है क्या? दिन में भी स्विच नहीं है। दिन में सूर्य का प्रकाश आता है, कोलाइडी पार्टिकल से टकराता है और वो लाइट को स्कैटर्ड करते हैं, और वही लाइट जो स्कैटर्ड होते हैं, लाइट आपके पास पहुंचती है तो आप देख पाते हैं, ध्यान रखना है। तो कहने का सेंस ये है कि कोलाइडल पार्टिकल, तो कोलाइडल पार्टिकल हम बोले थे, आप देख सकते हो नॉर्मली। नहीं, जैसे हम बोले थे कि आप रात को टॉर्च बारो, नहीं जब टॉर्च आप बारते हो तो टॉर्च का लाइट जो जा रहा हो, उस लाइट में ध्यान से देखो, आपको डस्ट पार्टिकल रोटेट करते हुए दिखाई देंगे, तो उन डस्ट पार्टिकल का नाम है कोलॉइडल पार्टिकल। उन डस्ट पार्टिकल क्या बोलते हैं हम लोग?
कोलाइडल पार्टिकल। जैसे नॉर्मली से भी देखते हैं, कोई घर है उसमें खिड़की में छेद हो गया हो और सूर्य का हल्का हल्का रोशनी आ रहा हो, आप उस रोशनी को ध्यान देखिएगा तो लगेगा उसमें डस्ट पार्टिकल यानी धूल कण लगता है कि रोटेट करते हुए आ रहे हैं। नहीं, तो वो जो धूल कण है वो क्या है? कोलाइडल पार्टिकल। वही प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं, फैलाते हैं, स्केटर्ड करते हैं, जिसके कारण आपको दिखाई देता है। दिक्कत है इसमें? नहीं। तो आप बोल सकते हो, कोई बोलता है कि गैस है, नहीं, विलायक। और विलय कौन है? ठोस है। तो गैस में ठोस है, ठीक है, तो गैस के अंदर ठोस छुपा हुआ है, तो इसका मतलब क्या कहेंगे? हवा में उपस्थित धूलकण बोलिए या हवा में उपस्थित कोलाइडी कण बोल सकते हैं। चलो आ जाओ। विलायक गैस है और गैस के अंदर क्या छुपा हुआ है? द्रव्य। गैस के अंदर द्रव्य छुपा हुआ है। तो अभी तो उसी मौसम से गुजरिए रहे हम लोग। कुहा, नहीं, कुहा जो है फॉग, वो एक्चुअली क्या होता है? गैस होता है। और गैस के अंदर पानी के ड्रॉपलेट्स यानी पानी के कण छुपे रहते हैं कि नहीं छुपे रहते हैं? छुपे रहते हैं भाई, ध्यान रखना है। नहीं, तो फॉग जो है इसका एग्जाम्पल है। या बादल, बादल जो होता है उसमें क्या होता है? बादल एक्चुअली गैस है और गैस के अंदर पानी के ड्रॉपलेट्स छुपे रहते हैं, ध्यान रखना है। तो आपका जो क्लाउड्स है वो भी इसका एग्जाम्पल है। गैस के अंदर पानी छुपा हुआ है यानी गैस के अंदर द्रव्य छुपा हुआ है। बुझा रहा है? ह्यूमिडिटी इन एयर, ह्यूमिडिटी का मतलब नमी, हवा में उपस्थित नमी। तो हवा में नमी रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। अभी भी नमी है, नहीं, बात समझ में आ रहा है? वही जब पछुआ बहेगा, नहीं बोलते हम लोग, ठीक है, तो उस समय हवा में नमी बहुत कम हो जाता है, नगण्य हो जाता है। और वही जब पूर्वा हवा बहेगा, नहीं, तो हवा में नमी रहता है। पूर्वा हवा में नींद बड़ा अच्छा आता है। बस में सोइएगा ना तो नींद नहीं खुलेगा, ध्यान रखना है। चलिए, इतना में दिक्कत है? यहाँ आइए, गैस के अंदर गैस हो तो इसका बेस्ट एग्जांपल कौन है? एयर, हवा। हवा जो है ये होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज है, बहुत सारे गैसों का मिश्रण है। बस में आ रहा है? हवा जो है वो बहुत सारे गैसों का समांगी मिश्रण है। जैसे मान लीजिए कि हवा में हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि हवा में भाई यहाँ पर क्या है, तो हवा में यहाँ पर N2 जनरली परसेंटेज 78%, O2 21%। नहीं, यहाँ से तनी सु हट के कहीं रोड पे आ गए, वहां से हवा कंटेन किए तो वहां भी परसेंटेज वही आएगा। नहीं, आपको N2 78% और O2 21%। नहीं, अभी नहीं कि सर मोटरसाइकिल के साइलेंसर लगे बैठ गए हैं और सर वहां का धुआं लेके आए हैं, अब बोलाइए। ऐसा नहीं बोलना है, बस मेरा है। ऐसा लगा पूछता है कि सर यहाँ वहां सब जगह बराबर कैसे, तो मतलब नॉर्मल जगह पे बता रहे हैं, बस मेरा है, ठीक है, इतना में दिक्कत। तो गैस के अंदर गैस रहे, नहीं, गैस के अंदर गैस रहे तो उसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? एयर। नहीं, हवा। हवा जो होता है वो बहुत सारे गैसों का समांगी मिश्रण होता है, ध्यान रखना है। इसमें दिक्कत है? अच्छा, स्पेलिंग सुधार लीजिएगा। पनीर का मतलब बुझ रहे हैं ना? नहीं, चलिए, हवा जो है उसको समांगी मिश्रण बोल सकते हैं क्योंकि अनुपात जो होता है ना नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, वो लगभग हर जगह सेम रहता है। और वो मिसमांगी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में दिया रहता है। नहीं, जैसे हवा जो है ना उसमें कोलाइडल विलयन आता है ना, नहीं, तो कोलाइडल विलयन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि वो विषमांगी प्रकृति का होता है। तो जब हवा को कोलाइडल नेचर में पढ़ेंगे ना तो उस केस में वो विषमांगी होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ये ध्यान रखना होगा। चलिए, कुछ एग्जाम्पल ऑफ एलवाई जो एनसीईआरटी में दिया रहता है तो उसको याद कर जाएंगे क्योंकि एनसीईआरटी का एक लाइन बाय लाइन इंपॉर्टेंट होता है भाई। नहीं, तो ध्यान रखिएगा। ब्रास, नहीं, अगर बोलता है कि ब्रास जो है वो किन किन धातुओं को मिला के बनता है, याद रखिएगा भाई, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है आपके बिहार बोर्ड में। नहीं, और आपके एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज में ही ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको याद जरूर रखिएगा। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है कि ब्रास, ब्रास जो है ये एक क्या है? मिश्र धातु, एलवाय है। और इस एलवाय में कौन कौन धातु उपस्थित है? कॉपर और जिंक। जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक और निकल को मिला के बनता है, ठीक है। वैसा ही ब्रोंज कॉपर और टीन को मिला के बनता है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? एलवाय जो होता है ना वो जनरली क्या होता है? मजबूत होता है। जो आपका प्योर धातु होता है उस प्योर धातु से एलवाय जो होता है मिश्र धातु ज्यादा मजबूत होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, यहां से एक बात दिमाग में आ रहा है, आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी है, अंतरकाशीय यौगिक, नहीं, इंटरटिशियल कंपाउंड, तो उसको भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ लें। स्टील एलवाय है सर, स्टील में आयरन कार्बन प्लस निकल का मिक्सचर होता है। कौन पूछे? हाँ,
स्टील एलॉय है, बस में ना उसमें आयरन और कार्बन और प्लस निकल का मिक्सचर होता है, ध्यान रखिएगा। एलॉय के बारे में थोड़ा पढ़िएगा आप, जब मेटलर्जी चैप्टर आएगा ना तो उसमें आपको एलॉय के बारे में और डिटेल मिलेगा, या D&F में भी मिलेगा आपको। चलिए, तो थोड़ा सा हम लोग एक इंटरस्टिशियल कंपाउंड है, इसके हम थोड़ा सा पढ़ लें, दिमाग में आया है तो बता दें उसको। देखा जाए, एक हम लोग का इसमें आता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड, अंतरकाशीय यौगिक। देखा जाए, थोड़ा समझ लें। देखा जाए, अंतरकाशीय यौगिक का मतलब क्या होता है। जैसे अंतरकाशीय यौगिक का मतलब अगर देखें हम लोग, तो इसका मतलब होता है, जैसे मान लो आप कोई भी मेटल लेते हो, तो मेटल एटम से बने होते हैं, एटम गोल गोल होता है ना, देखिए गोल गोल एटम बना रहे हैं। और जनरली जो मेटल होते हैं वो ठोस अवस्था में होते हैं, और ठोस अवस्था में एटम जो होते हैं एक दूसरे से सटे रहते हैं कि नहीं रहते हैं, रहते हैं। देखिए सब सटा हुआ है ना, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर एटम सब सटे हुए हैं, ठीक है। ये किसी मेटल का एटम है, मान लेते हैं Fe के एटम है, Fe एटम्स, ये सब Fe के एटम्स हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये सब जो है वो Fe के एटम है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो तो यहाँ पर स्पेस सब खाली दिख रहा है, ये सब स्पेस आपको खाली दिख रहा होगा। तो ये जो स्पेस खाली दिख रहा है, इसको अंतरकाशीय स्थान कहते हैं, या इसको रिक्त स्थान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? रिक्त स्थान भी कहा जाता है, ठीक है। अब एटम तो सजे हुए हैं, सब एक दूसरे में सटे भी हुए हैं, नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी देख रहे हैं कुछ ना कुछ जो है उनके बीच में स्थान खाली है कि नहीं खाली है? खाली है। तो ये जो एटम है इसको हम लोग बोलते हैं कि एटम क्या है? खोखला है। क्या है ये? खोखला है। अब इसके खोखलेपन को भरना है, तो खोखलेपन को भरने के लिए इसमें किया क्या जाता है कि इसके जगह को मेजर किया जाता है, और मेजर करके इसमें छोटे छोटे एटम डाले जाते हैं। ये जो रेड कलर का हम सर्किल खींच रहे हैं, ये छोटे छोटे एटम हैं जो इन खाली स्थानों पर डाले जाते हैं, ताकि इनका जो खोखलापन है वो खोखलापन क्या हो जाए? भर जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो कोई भी चीज अगर खोखला है, नहीं, उसके खोखलेपन को आप भर दें तो उसकी मजबूती बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ जाएगी, ध्यान रखना है। अब जनरली ये जो एटम होते हैं, ये जो स्मॉलर एटम हम लिखे हैं, ये स्मॉलर एटम्स, ये स्मॉलर एटम्स जनरली कार्बन के एटम होते हैं, अगर हम आयरन लिए हैं तो। नहीं, यही आयरन और कार्बन का कॉम्बिनेशन स्टील का फॉर्मेशन करता है। क्या जी का फॉर्मेशन करता है? स्टील का फॉर्मेशन करता है। नहीं, अब इसमें जंग नहीं लगे इसलिए इसमें निकल भी मिक्स किया जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां से हम लोग को ध्यान रखना होगा कि अगर आप किसी धातु के अंतरकाशीय स्थल पर अधातुओं का, नहीं, मिश्रण, अधातुओं को मिक्स करते हैं, अधातुओं को डालते हैं, अधातुओं को भरते हैं, तो जो नया यौगिक बनता है उसी नए यौगिक को अंतरकाशीय यौगिक कहते हैं। बस में आ रहा है? अरे पढ़ना है, कितना साइज का डाला जाता है, हम क्या बोले, जितना सोचते हैं उससे बहुत ज्यादा पढ़ना है। आपका सॉलिड स्टेट में यही पढ़ना ही है, कौन सा धातु मजबूत, कौन सा धातु कमजोर। मजबूत बनाने के लिए वॉइड को भरा जाता है, रिक्त स्थानों को। इतना अगर बड़का आइटम का साइज है तो छोटका कितना आइटम का साइज होगा, रेडियस का रेशियो, बड़का का रेडियस निकालना है, छोटका का रेडियस निकालना है। कहानी सर बहुत बड़का है, नहीं, इसलिए ये मत सोचिए कि ये नहीं पढ़ना है। जो चीज बताएंगे उसका बहुत डिटेल पढ़ना है, नहीं अभी खाली मुंह से जो निकल गया ऐसे ही बोल दिया प्लेटिनम के सरफेस पे हाइड्रोजन गैस चिपकता है,
नहीं, प्लेटिनम के सरफेस पे हाइड्रोजन गैस चिपकता है, पृष्ठ रसायन, तो पूरा कोई चैप्टर है, समझ रहे हैं। चलिए, तो यहां पर हम लोग बताए, समझ में आया। तो अंतरकाशीय यौगिक कोई पूछेगा कि अंतरकाशीय यौगिक क्या है, तो हम कहेंगे कि किसी भी धातु के निर्माण में, नहीं, एटम यानी परमाणुओं के बीच में जो रिक्त स्थान उपस्थित रहते हैं, उन रिक्त स्थानों को अंतरकाशीय स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? अंतरकाशीय स्थान कहते हैं। इन अंतरकाशीय स्थानों को अधातुओं के द्वारा भरा जाता है। अधातुओं के द्वारा या छोटे छोटे परमाणुओं के द्वारा, सामान्यतः क्या होते हैं? अधातु होते हैं, उनके द्वारा उनको भरा जाता है। भरने के बाद जो नया यौगिक तैयार होता है, उस नए यौगिक को ही अंतरकाशीय यौगिक कहते हैं। बुझा रहा है? लिखा जाएगा तो ये कल देखेंगे। चलिए आगे आइए। अगला हम लोग को एक टर्म आया, विलयन की सांद्रता से आप क्या समझते हैं? नहीं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यहां पे हम लोग को दिया गया, यहां पे बोला गया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। नहीं तो समझिए, विलयन की सांद्रता, ठीक है। तो दिमाग में बैठा लीजिए, जब भी सांद्रता टर्म हम यूज करेंगे इस चैप्टर में, बार बार यूज में आएगा, सांद्रता निकालें। नहीं तो जब भी हम सांद्रता टर्म यूज करेंगे इस चैप्टर में, तो ध्यान रखिएगा, सांद्रता का मतलब होता है विलय की मात्रा। सांद्रता का मतलब क्या होता है? विलय की मात्रा। अब वो विलय की मात्रा हो सकता है कि मोल में पूछे, हो सकता है विलय की मात्रा ग्राम में पूछे, हो सकता है विलय की मात्रा लीटर में पूछे, नहीं, हो सकता है विलय की मात्रा ग्राम तुल्यांकी में पूछे, पढ़ेंगे हम लोग ग्राम तुल्यांकी। नहीं तो आपको किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन मतलब एक ही है कि जब भी बोलेगा कि सांद्रता निकाले, इसका मतलब हुआ कि दिए गए विलयन में विलय की मात्रा निकाले, यानी कितना विलय घुला हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। चलो, जैसे हम 1 गिलास पानी लिए, 1 गिलास पानी में 5 ग्राम चीनी डाल दिए, नहीं, अब वो चीनी घुल गया। क्या हुआ? घुल गया। तो विलयन की सांद्रता 5 ग्राम, विलयन सांद्रता 5 ग्राम। मेरी बात समझ में आ रही है? जितना विलय घुलता है वही विलयन की सांद्रता होती है, क्योंकि हम क्या बोले, विलयन की सांद्रता का मतलब विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा, या इसको ज्यादा अच्छा से बोलें तो विलयन में घुले हुए विलय की मात्रा, विलयन में घुले हुए विलय की मात्रा। अब 1 गिलास पानी लिए थे, नहीं, उसमें 5 ग्राम चीनी डाले, चम्मच से मिलाए, मिल गया, नहीं, चम्मच से मिलाए, मिल गया। मुंह में पानी नहीं आ रहा आप लोग को? चलिए ठीक है। नहीं, ऐसे चीनी का नाम सुन के, पानी का नाम सुन के नहीं थोड़ा सा मुंह में पानी आता है कि आ गया? देखिए, कुछ बच्चों को आ भी जाता है। चलिए ध्यान सुनिए, तो 5 ग्राम चीनी हम लोग डाले तो चीनी घुल गया, तो विलयन की सांद्रता अभी कितनी है? 5 ग्राम। फिर 5 ग्राम चीनी लिए, नहीं, उसको डाले, घुलाए, वो भी घुल गया, नहीं, तो विलयन की सांद्रता अब कितनी होगी? 10 ग्राम। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। फिर 5 ग्राम चीनी लिए, उसमें डाले, घुलाए, लेकिन वो घुला नहीं, नीचे जाकर बैठ गया। 5 ग्राम चीनी जो है वो नीचे जाके बैठ गया, यानी कि 1 गिलास जो पानी था उसके चीनी घुलाने की क्षमता 10 ग्राम ही थी, नहीं, तो वो 10 ग्राम घुला लिया, बाकी जो 5 ग्राम एक्स्ट्रा डाले वो बर्तन के तल पर जाके नीचे बैठ गया। तो विलयन की सांद्रता कितनी? 10 ग्राम ही रहेगी, 15 मत बोल दीजिएगा, ध्यान रखना है। तो विलयन की सांद्रता का मतलब होता है विलयन में घुले हुए विलय की मात्रा। उपस्थित लिखा रहता है, लेकिन उपस्थित का मतलब भी क्या होता है? घुले हुई मात्रा, क्योंकि विलयन में बोल रहा है, बर्तन के तल पर नहीं बोल रहा है। बोल रहा है ना, विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा, तो विलयन का मतलब समांगी मिश्रण, हर जगह अनुपात बराबर, नहीं, तो जब भी बोलता है विलयन की सांद्रता, यानी कि विलयन में घुले हुए विलय की मात्रा। दिक्कत है? नहीं, अब वो मात्रा कम भी हो सकती है, वो मात्रा ज्यादा भी हो सकती है, नहीं, जब विलयन संतृप्त हो जाएगा तो वहीं पर उसकी सांद्रता रुक जाती है, नहीं, उससे आपको सांद्रता अगर बढ़ाना है तो विलयन का ताप बढ़ाना पड़ेगा। बोलो, दिक्कत है? अब विलायक बढ़ाइएगा, अब 1 गिलास पानी नहीं लेके 1 बाल्टी पानी ले लिए, नहीं, तब तो उस सांद्रता बढ़ने लगेगी। हाँ, अरे न्यूमेरिकल पढ़ेंगे उस पर, क्या बात बोल रहे हैं, इस सब पे न्यूमेरिकल है, नहीं, सब पे न्यूमेरिकल है। देखिए, केमिस्ट्री के क्वेश्चन की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? एनसीईआरटी या खास कर बता दें, एनसीईआरटी या क्वेश्चन
में आपको कैलकुलेशन मिलेगा। यानी कैलकुलेशन का मतलब होता है कि गुना भाग करने में कोई दिक्कत होगा, ध्यान रखना है। लेकिन एनसीईआरटी की खासियत क्या है कि एनसीईआरटी में जितना वैल्यू दिया हुआ है वो एकदम एक्यूरेट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दिया हुआ है। यानी वो बोलेगा ना कि 20 ग्राम CaCO3 50 ग्राम पानी 100 ग्राम पानी में घुला दिया गया, नहीं तो विलयन संतृप्त हो गया, यानी एकदम ये बात सही है। बस मेरा है, ये बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है। अदर बुक्स में बनाया हुआ क्वेश्चन रहता है, लेकिन एनसीईआरटी में केमिस्ट्री में बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है, एकदम एक्यूरेट वैल्यू है। आप एक्सपेरिमेंटली नेट पे चेक कीजिएगा, एक्यूरेट वही वैल्यू आता है, ध्यान रखना है। इसीलिए उसका कैलकुलेशन टफ हो जाता है, क्योंकि देगा 533.45 ग्राम घुल गया, नहीं, यानी एकदम एक्यूरेट कैलकुलेट करके देता है। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए चलिए, तो ये एक एनसीईआरटी की खासियत है। नहीं, ये एक एनसीईआरटी की बहुत अच्छी बात है कि वो एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन भी देता है, तो एकदम एक्सपेरिमेंटल टच करके देता है वो। चलिए, तो विलयन की सांद्रता का परिभाषा लिखा हुआ है, भारी है? यस सर कि नो सर? देखा जाए, विलायक या विलयन की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा को ही क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता कहते हैं। बोल नहीं देंगे विलयन सांद्रता क्या है? आसानी से बता सकते हैं आप। चलो, अब जैसे यहां पर लिखा हुआ है, देखो तो ये जो बर्तन है, इस बर्तन में सॉल्यूशन कितना है? 2 लीटर। इस बर्तन में 4 लीटर है। इसमें सॉल्यूट डाला गया 30 ग्राम, इसमें सॉल्यूट है 40 ग्राम। नहीं तो मान लीजिए पूछा जाए, आप ही से पूछा जाए, राजीव जी बता देंगे, तेज विद्यार्थी हैं ये, तो बताइए इस विलयन का सांद्रता ज्यादा है कि इस विलयन का सांद्रता ज्यादा है? सांद्रता का मतलब विलय की मात्रा, नहीं, तो विलय की मात्रा आपको बतानी है कि इस विलयन का सांद्रता ज्यादा है कि इस विलयन का सांद्रता ज्यादा है? इसका ज्यादा होगा। अच्छा चलिए, निखिल जी बताएंगे, बैठिए आप। हाँ, इधर वाले का ज्यादा होगा। नहीं, हाँ आए, हाँ बैठिए। विलयन की सांद्रता का मतलब है, विलयन की सांद्रता का मतलब है, ध्यान से पढ़ेंगे, फिर से पढ़ते हैं एक बार और, डिफिनीशन को ध्यान से पढ़ते हैं। विलायक या विलयन की निश्चित मात्रा, नहीं तो इन दोनों का मात्रा पहले निश्चित किया जाए। एगो 2 लीटर है, एगो 4 लीटर है, तो पहले इसको भी 1 लीटर किया जाए, इसको भी 1 लीटर किया जाए। चलिए इसको बनाते हैं थोड़ा, देखिए तो यहां देखिए तो 2 लीटर विलयन में सॉल्यूट कितना ग्राम है? यहां देखिए ध्यान से, 2 लीटर सॉल्यूशन में, 2 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना ग्राम है? 30 ग्राम। तो इसलिए अगर हम निकालें कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना होगा? 30/2, यानी कितना ग्राम? 15 ग्राम। यानी इसमें हमको 1 लीटर में आ गया 15 ग्राम। नहीं, चलो उसमें निकाल के देख लेते, सेकेंड वाले सॉल्यूशन में, तो शायद है 4 लीटर ना, तो 4 लीटर सॉल्यूशन में कितना है जी? 40 ग्राम सॉल्यूट है। तो इसलिए 1 लीटर सॉल्यूशन में 40 बटा कट गया कितना? 10 ग्राम। तो अब देखो कि 1 लीटर यहां भी आ गया और यहां भी 1 लीटर आ गया, तो यहां 1 लीटर में 10 ग्राम सॉल्यूट है और यहां 1 लीटर में 15 ग्राम है। किसमें ज्यादा है? पहले वाले में ज्यादा है। तो इसकी सांद्रता ज्यादा और इसकी सांद्रता कम। बुझाया? किसी को दिक्कत तो बोलना है, किसी भी विद्यार्थी को अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो उसको हाथ उठा के बोलना है, ठीक है। यहां पर हम लोग को दिया था 2 लीटर में 30 ग्राम, तो साफ दिख रहा है 1 लीटर में निकालेंगे तो 30/2 होगा, 15, यहाँ पर 15 ग्राम आएगा। और यहाँ पर 4 लीटर में 40 ग्राम है, 1 लीटर में निकालेंगे तो 40/4 10 ग्राम आ जाएगा। तो यहाँ पर 10 ग्राम सॉल्यूट है 1 लीटर में, और यहाँ पर 1 लीटर में 15 ग्राम है। नहीं तो 15 ग्राम सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है कि 10 ग्राम सॉल्यूट ज्यादा है? 15 ग्राम। तो जिसमें उस विलयन की सांद्रता ज्यादा होती है जिसमें विलय की मात्रा ज्यादा होती है, तो इसकी सांद्रता ज्यादा और इसकी सांद्रता कम। तो ऐसा क्वेश्चन नॉर्मली आता है, हम लोग को दे देगा 2 सॉल्यूशन, बोलेगा बताओ इनमें से कौन सा विलयन ज्यादा सांद्रित है, नहीं तो निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग, अगले पे आए। अब विलयन की सांद्रता मापने के लिए इकाइयां, यहां से चैप्टर स्टार्ट होता है। नहीं
हैं? हाँ, उससे मतलब नहीं है। आप सबके पर लीटर में निकाल दीजिए। पर लीटर यानी 1 लीटर में निकाल दीजिए सॉल्ट का मात्रा, जिसमें 1 लीटर में सॉल्ट का मात्रा ज्यादा आएगा उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। बस में आ रहा है। 1 लीटर का निकालने का मतलब क्या? डेंसिटी निकाल दिया आप। डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? ग्राम पर लीटर। यानी 1 लीटर में ग्राम पर लीटर, यानी पर लीटर का मतलब 1 लीटर में कितना ग्राम। निकाल दीजिए, जिसका डेंसिटी ज्यादा उसकी सांद्रता ज्यादा। ठीक है। 2 लीटर पानी में 20 ग्राम चीनी डाल दिए, 2 लीटर शराब में भी 20 ग्राम चीनी डाल दिए। अब इसमें देखना होगा घुलनशीलता। बस में आ रहा है, इसमें तुमको देखना होगा घुलनशीलता। अब पानी जो है वो चीनी को ज्यादा घुलाता है कि अल्कोहल जो है वो ज्यादा चीनी को घुलाता है, ये चेक करना पड़ेगा। अब अगर हम चेक कर लेंगे, जिसमें घुलनशीलता ज्यादा होगी उसमें सांद्रता ज्यादा होगी, और जिसमें घुलनशीलता कम होगी सांद्रता कम हो जाएगी। तो अलग अलग विलायक की प्रकृति क्या होती है? अलग अलग। तो घुलाने की क्षमता भी क्या होगी? अलग अलग। तो सांद्रता भी अलग अलग होगी। समझ में आ रहा है? तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे आ जाए। ये आने वाला है, ऐसा कोई चीज है जो नहीं आएगा भाई, वो भी आने वाला है, सब आएगा आपका। चलिए, विलयन की सांद्रता मापने के लिए इकाइयां। आवाज आ रहा है क्लास में, भून भून टाइप का नहीं आए, शांति सुनना है। नहीं तो फिर हम कल सुनेंगे तो कल आवाज शांत कर देंगे आप लोग का, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए जो जो चीज पढ़ा रहे हैं सुनने में बड़ा आसान लगता है, सर जब बताते हैं तो बड़ा आसान, ठीक तो है बड़ा नहीं, ऐसे ही पूछते हैं तो क्या दिन था, तो कल कल पूछेंगे या कल हुआ ऐसा कि यहाँ क्या दिन था तो बताएंगे हम, ध्यान रखिएगा। तो विलयन की सांद्रता मापने के लिए इकाइयां। नहीं तो विलयन की सांद्रता मापने के लिए का मतलब विलयन में विलय की मात्रा मापना है। नहीं, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मतलब किसमें विलय की मात्रा ज्यादा है तो ज्यादा सांद्रित, और किसी में विलय की मात्रा कम है तो वो कम सांद्रित। नहीं, लेकिन किस विलयन में, जैसे नहीं पढ़ते हैं तनु विलयन और सांद्र विलयन, तो बोलते हैं सर तनु विलयन का मतलब जिसमें विलय की मात्रा नगण्य हो, और सांद्र विलयन का मतलब जिसमें विलय की मात्रा नगण्य नहीं हो। नहीं, तो अब आप अभी तक ऐसे ही मतलब नहीं तो अंदाजे पे पढ़ रहे थे, लेकिन अब आप पढ़िएगा कि किस विलयन में कितना विलय उपस्थित है, एक्यूरेट निकालने का तरीका। बस में आ रहा है? अगर हम लोग को 100 लीटर है तो 100 लीटर में कितना उसमें सॉल्यूट घुला हुआ है, कितना घुल सकता है। नहीं, ये सब निकालने के लिए अब हम लोग यूनिट पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, तो वो हम लोग को ध्यान में रखना होगा। चलिए, अब यहां से देखें हम लोग, तो विलयन की सांद्रता मापने के लिए इकाइयां। अब इस इकाई में 2 तरह का इकाई आता है, एक आता है भौतिक इकाई और एक आता है रासायनिक इकाई। नहीं तो हम लोग पढ़ कौन सी रहे हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। तो रासायनिक इकाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नहीं, भौतिक इकाई भी पढ़ना है, लेकिन रासायनिक इकाई पर ही ज्यादा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ध्यान रखना है। ठीक है, चलो तो पहले फिजिकल यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। नहीं, विलयन की सांद्रता मापने के लिए 2 तरह का इकाई हम लोग को पढ़ना है, भौतिक इकाई और रासायनिक इकाई। चलो, तो भौतिक इकाई में कौन कौन सा इकाई पढ़ना है भाई? नहीं, ध्यान दो। तो एक पढ़ना है द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज बोलते हैं उसको इंग्लिश में, रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज W/W से, सब पढ़ना है डिटेल से। चलो, फिर पढ़ना है आयतन प्रतिशत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज, नहीं परसेंटेज वॉल्यूम/वॉल्यूम। फिर पढ़ना है आपको द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, जिसको आप बोलते हो मास वॉल्यूम परसेंटेज, रिप्रेजेंट करते हो परसेंटेज W/V। नहीं, इसके अलावा आपको पढ़ना है पार्ट्स पर मिलियन, नहीं पार्ट्स पर मिलियन जिसको आप ppm कहते हो शॉर्ट फॉर्म में। इसके अलावा आपको पढ़ना है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, नहीं जिसका यूनिट होता है ग्राम पर लीटर। बोलो दिक्कत है? नहीं, तो भौतिक इकाई में ये 5 इकाइयां आपको पढ़नी है। चलिए ध्यान दिया जाए। अब आता है केमिकल यूनिट, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका कंपटीशन हो, बोर्ड एग्जाम हो, उसमें क्वेश्चन इसी से आता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो केयर करेंगे। और भौतिक इकाई का यूज करता है रासायनिक इकाई में, यानी भौतिक इकाई जितना भी आप पढ़िएगा उस सबको यूज करेगा ये। नहीं, तो इसमें कौन कौन सा यूनिट पढ़ना है? नॉर्मलिटी, जिसको आप नॉर्मलता कहते हो, नहीं मोलरिटी, जिसको मोलरता कहते हैं, मोलालिटी, जिसको मोलालता कहते हैं, मोल फ्रैक्शन, जिसको मोल अंश या मोल प्रभाज कहा जाता है। ठीक है, और एक होता है फॉर्मुलिटी, जिसको फॉर्मलता कहते हैं। हाँ सर, हैं सर, हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर दिए हैं, आपको पता है ना, हम लोग अब चैप्टर पढ़ रहे हैं। आप एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 विलयन हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी आप लोग भ्रम में नहीं ना हैं।
बेसिके पढ़ते रहेंगे तो मालूम चलेगा आधा महीना फिर बेसिके पढ़ते रह जाएंगे, नहीं साल भर लग जाएगा बेसिके पढ़ते पढ़ते। तो इसलिए हम लोग अब चैप्टर पढ़ रहे हैं। साइकिल आप लोग लाते हैं तो साइकिल में ताला लॉक कीजिए, बात समझ में आ रहा है, नहीं तो साइकिल का हवा निकाल दिया जाएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है। दिक्कत क्या होती है ना, आपके साइकिल में ताला लॉक नहीं करते हो, छुट्टी होगी, कोई बच्चा ऐसे आपका ही साइकिल है, कोई और ढुरा करके जा रहा है, तो गार्ड साहब तो उसको रोकेंगे नहीं, वो तो समझेंगे कि ढुरा के ले जा रहा है भाई, थोड़ा ना टांग के ले जा रहा है, नहीं तो उसी का साइकिल है। तो जो लोग भी साइकिल में ताला नहीं बंद करते हैं उनका साइकिल का हवा खोल दिया जाएगा, ऊपर कंप्लेन करने मत आइएगा, नहीं ध्यान रखिएगा। और अगर साइकिल में ताला बंद नहीं है और अगर साइकिल आपका गुम हो जाता है तो इंस्टीट्यूट की कोई भी जिम्मेवारी नहीं होगी, ये सब केयर करना है, बस में आ रहा है। हाँ बायोलॉजी चलेगा, जो लोग बायोलॉजी क्लास करना चाहेंगे वो रुकेंगे, और जो लोग मैथ वाले होंगे वो लोग भी रुकेंगे, अपना मैथ क्लास कर लेंगे। चलो इसमें दिक्कत नहीं ना है, चलो आगे बढ़े हम लोग। चलिए, तो अब यहाँ से फिजिकल यूनिट हम लोग को स्टार्ट करना है, तो कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, रुकिए रुकिए रुकिए, नहीं एकदम नहीं होता है कि इसे कि मतलब नहीं होता है कि अब जल्दी भागे, कहाँ से थी हुआ है गधा सब, जाओ